उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक और जब जम्मू कश्मीर तक भी क्लाउड बर्स्ट देखने को मिला। क्या है इसकी वजह? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक हैं और आईएमडी से रिटायर्ड हैं डॉक्टर आनंद शर्मा, जिनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या वजह है, क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहा है? हमने पहले उत्तराखंड देखा, फिर हिमाचल और अब जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी, और अब और भी जगहों पर आ रहा है सामने। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि क्लाउड बर्स्ट का, तो ये तो निर्भर करता है कि हमारा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में यदि रेन दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। जैसे कि बात करें धराली और हर्षिल के पास जो फ्लैश फ्लड आया और रेन जब ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में देखी गई तो वो मॉडरेट कैटेगरी में थी, तो वो उसने दर्शाया नहीं। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बादल फटा या ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। हो सकता है अपर कैचमेंट में कोई 30-40 किलोमीटर दूर जो है नदी, उसके आसपास उसके कैचमेंट में हो सकता है 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की जो सेंटीमीटर रेन होती है वो हुई हो या उससे कम भी हुई होगी। मगर ये तय है कि फ्लैश फ्लड हुआ था। कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि नेचुरल डैम बना हो और उसके चलते ये सब हुआ हो। तो ये सब कहना बड़ा मुश्किल है इस समय, क्योंकि आंकड़े नहीं दिखा रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिस जगह इस तरह के मतलब कि घटनाएं होती हैं, आपदा आती है, फ्लैश फ्लड आता है, तो वहाँ ज़रूरी नहीं ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हो भी, तो कई बार बताना मुश्किल होता है। पर ये बात सही है कि जो काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जो इस तरह की घटनाएं हैं उनसे नुकसान बढ़ गया है, जान माल दोनों को। और ये होता क्यों है, इसको हमें समझना पड़ेगा। जो एक पर्टिकुलर तरह के बादल होते हैं क्यूमुलोनिम्बस, यानी बादल तो अलग अलग तरह के होते हैं, और एक पर्टिकुलर क्लास जो होती है बादलों की होती है वर्टिकली ग्रोइंग क्लाउड्स। जो आपने देखा होगा कभी अभी आपको गोभी के फूल की तरह सफ़ेद सफ़ेद बादल दिखाई देते हैं, वो वर्टिकली ग्रो करते हैं। और थोड़ा टेम्परेचर हाई हो, नमी भी अच्छी खासी मिल रही हो, और कोई लो प्रेशर सिस्टम वहाँ हो, या फिर पहाड़ ऐसा ऊंचा हो जो उसको और ऊपर उठा दे, तो ये सब फैक्टर्स से जो है वो बादल जो है और स्ट्रांग बन जाते हैं। और थोड़ी देर में आप देखेंगे इतने ऊंचे टावरिंग क्यूमुलस बन जाते हैं। और यदि कई बार आपने नोट करा होगा, दिन के समय अचानक धूप है और अचानक पता चला एकदम काली घटा छा गई और अंधेरा छा गया, तो ये वही बादल हैं। और वो करीब करीब 15 किलोमीटर तक ऊंचाई तक चले जाते हैं, और कहीं 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक उनका फैलाव होता है। और उसमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है कि जो सूरज की किरणें, सूरज तो ऊपर है पर वो किरणें इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो दिन में ही अंधेरा छा जाता है। और ये जो बारिश होती है अक्सर इन तरह के बादलों से, जो क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस होते हैं, जो वर्टिकली ग्रोइंग क्लाउड्स, उनसे हमेशा मोटी मोटी बूंदें होती हैं, क्योंकि बूंदों को बड़ा होने का समय मिलता है। तो जो बूंद हमेशा देखा होगा आपने, इंटेंस प्रेसिपिटेशन का, थोड़ी देर के लिए झमाझम वर्षा हुई और उसके बाद रुक जाती है, जैसे आज सुबह भी आपने देखा। तो ये फीचर है इन क्लाउड्स का। और जो क्लाउड शीट की तरह होंगे, चादर की तरह, उनसे छोटी छोटी बूंदें गिरेंगी, ड्रिजल होती है। यहाँ पर बेसिकली आपको जो वर्षा मिलती है वो मिलती है थंडर टाइप, जो थंडर भी इन्हीं क्लाउड से होता है, और इंटेंस प्रेसिपिटेशन मिलता है। और जो आपका क्लाउड बस्ट का जो फिनोमेना वो इन्हीं बादलों के चलते होता है क्यूमुलोनिम्बस में, जिसमें 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा की बारिश होती है। अच्छा, ये अक्सर जब ये क्लाउड बस्ट का फिनोमेना देखा, प्लेन्स में भी होता है और पहाड़ों में भी होता है। पर पहाड़ों में चूंकि स्लोप ज़्यादा होती है, ग्रेडियंट ज़्यादा होता है, तो ये पानी इतनी तेज़ी से नीचे आता है और उसके रास्ते में जो भी होता है उसको तोड़ देता है, उसको नुकसान पहुँचाता है। अब ये बादलों में होता क्या है, तो आप देखेंगे कि ये जो वर्टिकली ग्रोइंग क्लाउड्स होते हैं, इसमें अप ड्राफ्ट्स होते हैं, मतलब हवाएं नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं एक भाग में, सेंटर में, और दूसरे भाग में आप देख रहे हैं डाउन ड्राफ्ट्स, कि हवाएं ऊपर से नीचे आ रही हैं। ये कंटिन्यूसली चलता रहता है और बहुत तेज़ी होती है। और इवन एक कोई एयरक्राफ्ट इसमें फंस जाए तो उसको भी तोड़ देता है। जितने भी नुकसान आप देखते हैं, थंडर, लाइटनिंग, बाढ़, ये सारे इसी क्लाउड्स के कारण आते हैं। अच्छा, अब ये क्लाउड यदि किसी नैरो वैली में, जिसमें नीचे नदी बह रही है और ऊंचे ऊंचे दोनों साइड पहाड़ हैं, और ठीक सामने नदी ऐसे जा रही है घुमा करके, और सामने कोई बड़ा पहाड़ आ जाता है एकदम, तो ये बादल जाएगा, उससे टकराएगा और ऊंचा हो जाएगा। जैसे ही ऊंचा हुआ, इसे कहते हैं ओरोग्राफिक इफेक्ट। तो जैसे ये बड़ा बढ़ेगा, इसको नमी भी और मिल रही है, क्योंकि इस साइड से जो है आपकी ठंडी हवा है और इस साइड से आपको मिल रही है गर्म और नमी वाली हवा। ये दोनों जब टकराएंगी आपस में, और ये पहाड़ के कारण और ऊपर उठेगा, जब काफ़ी ऊंचाई इसकी बढ़ जाएगी, उसके बाद ऊपर जो ठंडी हवाएं वो इसमें घुस जाती हैं। जैसे ही ठंडी हवाएं इसमें घुसती हैं तो क्या होगा, जो इनका जो अप ड्राफ्ट था वो भी डाउन ड्राफ्ट में खत्म हो जाती, कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि बादल में पूरे में डाउन ड्राफ्ट हो रहा है। डाउन ड्राफ्ट का मतलब है सारा मॉइस्चर थोड़े से एरिया में वो गिरा देगा। तो क्लाउड बस्ट बेसिकली क्या फिनोमेना है, थोड़े से समय में थोड़े से एरिया के अंदर, मतलब कुछ किलोमीटर्स के अंदर बहुत सारी बारिश का गिरना, जिससे कि हम कहते हैं 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन 1 आवर, उसको क्लाउड बस्ट कहते हैं। और नेचुरली जब इतना पानी और कैचमेंट इतना बड़ा है, ग्रेडियंट इतना ज़्यादा है, तो वो जब नीचे आएगा, और हमने ऊपर डिफॉरेस्टेशन किया है, हमने वहाँ डायनामाइट लगाए हैं, तो पहाड़ को हमने कच्चा कर रखा है पहले से, तो ये सारा मलबा, बड़े बड़े बोल्डर्स बड़ी स्पीड से नीचे आएंगे। और नीचे हमने क्या कर रखा है, अनप्लान्ड एनक्रोचमेंट कर रखा है नदी नालों का।
और वहाँ बसावट हो गई है। तो वो सारे खतरे वाले एरियाज हैं और उसमें वो जो भी उसके रास्ते में आएगा, चाहे आप छोटी मोटी दीवार बना लीजिए, 1 फुट की दीवार, वो उसके सामने कुछ काम नहीं करेगी। तो वो सारा तोड़ के ले जाता है और यही आप देख रहे हैं कितने सालों से निरंतर चल रहा है। और मैंने कितनी बार सरकारों को कहा वहाँ पर, यही वाले बादल हैं जो आप बता रहे हैं कि फटते हैं। जी जी, उसी को कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस जो बादल होते हैं, उसी से ये जो क्लाउड बस्ट का फिनोमेना होता है। बेसिकली लोग इसको आम भाषा में क्लाउड बस्ट बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं हाई इंटेंसिटी रेनफॉल। हाई इंटेंसिटी का, और हाई इंटेंसिटी का मतलब 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये सब सारी हाई इंटेंसिटी कहलाती है। मगर यदि वो 10 सेंटीमीटर हो जाए घंटे के अंदर, तो फिर तो, और वो भी पहाड़ी क्षेत्र में, तो नुकसान पहुंचेगा ही। तो इसको रोकने का क्या मतलब क्या हो सकता है, कैसे रोका जाना चाहिए, कुछ क्या किया जाना? क्या इन बादलों को? नहीं, जो क्लाउड बर्स्ट लगातार हो रहे हैं, इतना जान माल का नुकसान हो रहा है, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? ये जो क्लाउड बर्स्ट हो रहा है उसको कैसे रोकने की क्या? नहीं, देखिए, क्लाउड बस्ट को रोकने के लिए तो देखिए कुछ होता है कि आप कुछ तरह की पहले से ही क्लाउड सीडिंग करें, है ना, आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग करें, और ड्रॉप्स को बड़ा होने ही मत दें, पहले ही कर दें। छोटे छोटे जो मॉइस्चर है, एक ड्रॉप पे होके बड़ी ड्रॉप बन रही है, आपने खूब सारे न्यूक्लियाई डाल दिए उसके अंदर, ठीक है, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, तो वो मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो थोड़ी थोड़ी, और फिर बारिश मोटी नहीं होगी। मगर उसमें अभी इतनी हाथ, मतलब जिसे कहते हैं, हमारा एक्सपर्टीज नहीं डेवलप हुआ है कि हम जब चाहें जिस बादल को बदल दें। ऐसे ही लोग कहते हैं भाई साइक्लोन है, साइक्लोन को क्या आप कहते हैं उसका रास्ता बदल सकते हैं? हाँ, थियोरेटिकली बदल सकते हैं, पर प्रैक्टिकली नहीं बदल सकते, क्योंकि एक साइक्लोन के अंदर करीब करीब 10 हिरोशिमा टाइप के न्यूक्लियर बॉम्ब की ताकत है। तो आप सोच लीजिए, उसको आपने 10 से ज़्यादा हिरोशिमा बम लगाने पड़ेंगे कि उसका डायरेक्शन बदलने के लिए। तो वो सोचिए कितना खतरनाक होगा। तो एनर्जी बहुत होती है इन सिस्टम्स के अंदर, तो और पिन पॉइंट करना उतनी अभी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। हो सकता है कभी फ्यूचर में हो, और काफ़ी कंट्रीज़ के लोग जिसे कहते हैं ना फ्यूचर की, शायद वॉर्स भी वेदर वॉर्स की हों, कि तो लोग इसमें रिसर्च चल रही है, काम चल रहा है, मगर अभी इतना महारत हासिल नहीं है कि हम बादल को बदल सकें, उसके रुख को, और उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। मगर काम जरूर चल रहा है उसके ऊपर। और दूसरी बात जो आपने कहा, तो हमें सिर्फ 2 चीज़ें 3 करनी होंगी। एक तो अर्ली वार्निंग इस तरह के सिस्टम की। तो अब ये इस तरह के जो बादल बनते हैं, वो करीब करीब जिसे हम कहते हैं ना, उसकी पूरी लाइफ साइकिल, बादल बना, क्यूमुलस बना, और बड़ा टावरिंग क्यूमुलस बना, फिर क्यूमुलोनिम्बस बना, और वो सब जो बनता है लाइफ साइकिल 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो उसको हमें पहले डिटेक्ट करना। डिटेक्ट कैसे होगा? सैटेलाइट से, रडार से आपने उसको डिटेक्ट किया, फिर उसकी मॉनिटरिंग की, भाई आप किस दिशा में ये जा रहा है, हवा का रुख क्या है, और वो फिर आप पहाड़ को कैसे टकराएगा उसके ऊपर। तो वो सब करने के बाद हमें 15 मिनट मिलेंगे लोगों को वार्निंग देने के लिए। और वो भी यदि रात को हुआ तो आप नहीं कर पाएंगे, दिन को हुआ तो अच्छा दिन में भी कर, आप बताएंगे कैसे? या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं आपके, उसमें कर दीजिए, टेलीविजन में आप स्क्रॉलर्स में चला दीजिए, राइट। हालांकि मैसेजेस तो आपको सबके पास आने लगे हैं कि अलर्ट भेजे जा रहे हैं, वो भी कर सकते हैं आप कहते हैं। और उससे भी बढ़िया है, आप कम्युनिटी रेडियोस बनाइए हर ब्लॉक लेवल पर, और कम्युनिटी रेडियो लोकल्स के हाथ में ही रहता है, वो उसको कम्युनिकेट कर दीजिए। उसकी एक और बड़ी खासियत रहती है, नॉइज़ नहीं होती उसके अंदर। अनलेस देखते हैं ना कि आप रेडियो की नॉइज़ आ जाएगी जब वो है। व्हाट्सएप आपका मोबाइल काम नहीं करता है जब भारी बारिश हो रही हो। तो आज रेडियो भी ऐसे आ गए हैं जिसके लिए ना बिजली चाहिए ना बैटरी चाहिए, हैंडल लगा है पीछे, आप 60 बार उसे घुमाइए, आपका रेडियो चलेगा। और टोन अलर्ट हैंड वाइंडिंग रेडियो, तो टोन अलर्ट हैंड वाइंडिंग रेडियो बांट दिए जाए, मतलब इंटीरियर एरियाज में, और कम्युनिटी रेडियो शुरू कर दिया जाए और उनको पास कर दिया जाए, वो इन्फॉर्मेशन आगे पास कर देंगे। फिर सायरन सिस्टम लगाना चाहिए नदी नालों के आसपास, कि जब भी ऐसा हो तो एकदम सायरन बज जाए तो नीचे वाले लोगों को पता चल जाएगा, वो अलर्ट हो जाएंगे। कुछ मिनट भी मिल जाए तो बहुत होता है। तो वो एक बार, उसके अलावा ये भी है कि जरूरी नहीं है कि आप कई बार ऐसा भी होगा फेल हो जाएगा, आप सिस्टम को पकड़ ही नहीं पाओगे। पूर्वानुमान 100% तो है नहीं सटीक, तो जब भी नुकसान हो सकता है। तो इससे सिर्फ बचने का एक ही तरीका है, नदी नालों में बसावट बिल्कुल ना करें। और आप यदि पुरानी देख लें तो अंग्रेज़ों के समय पे जो ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग बनी हो या सड़कें बनी हो, कभी कोई नदी नालों के आसपास नहीं थी। ये जो हाल ही में हम लोगों ने जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट की है ना, डेवलपमेंट देखिए चाहिए हमें, बट डेवलपमेंट जो भी करते हैं हम लोग तो डिस्ट्रक्शन ज़रूर होता है। तो डेवलपमेंट विद लीस्ट डिस्ट्रक्शन हमें करना है एक, और ये भी ध्यान रहा है कि विकास कैसा हो, विकास ऐसा हो जो हमें विनाश से बचाए। पर अब जो हो रहा है, विकास ऐसा कर रहे हैं जो हमें विनाश बन रहा है हमारे लिए। और उसके साथ साथ रिस्क एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि भाई आप नदी नाले में तो किस जगह पे सबसे ज़्यादा रिस्क है और कहाँ सबसे कम है। तो जहाँ ज़्यादा रिस्क है वहाँ लोगों को हटाओ ना। आगे की फ्यूचर कंस्ट्रक्शन तो बंद होनी चाहिए नदी नालों की, एनक्रोचमेंट जो नदी का फ्लड प्लेन है, मगर जो हो गई है उसको भी उन लोगों को हटा के सुरक्षित स्थान पे ले जाइए ना। तो अब सवाल ये हो रहा है, जब सरकारें भी वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रही हैं और आम जनता भी कर रही है, सभी उसमें दोषी है,
तो सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि जान जो है बहुत प्रेशियस है और हमें उसको बचाना है। और ये ध्यान रख लीजिए, बाढ़, फ्लैश फ्लड, ये सब थंडर स्टॉर्म, ये सब नॉर्मल फीचर हैं। जब थंडर होता है, लाइटनिंग होती है तो बिजली होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जो पौधों के लिए अच्छा है। बाढ़ आती है तो नदी की सफाई होती है, वही न्यूट्रिएंट्स नीचे आते हैं गंगा और बिहार के उसमें जब छोड़ के जाते हैं उस न्यूट्रिएंट्स को, तो वहाँ फसलें बहुत अच्छी होती है। फसलें अच्छी होती है। तो ये कहना है बाढ़ गलत है, वो नहीं है। बाढ़ ठीक है, बिल्कुल आनी चाहिए, मगर हम जब नदी के अंदर घुस के मकान, खेत जैसे बनाते उसकी जगह वहाँ बनाना है, हमें वेजिटेशन लगानी है। खेत लगा दीजिए, कोई बात नहीं, फसल खराब हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं, मगर जान तो नहीं जाएगी, जान बचानी है। दूसरा सर, दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की बारिश हो रही है कि अचानक से बहुत थोड़े समय के लिए बहुत तेज बारिश होती है और उसके बाद फिर बिल्कुल बंद हो जाती है। इसकी क्या वजह हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में पिछले कुछ सालों पहले तक ऐसा पैटर्न नहीं था बारिश? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो देखिए हमेशा क्या है, हम लोग कहते हैं रेन इज हाईली वेरिएबल पैरामीटर। जितने भी मौसम के पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, उसमें सबसे ज्यादा जो वेरिएबिलिटी है, बदलाव आता है, वो बारिश में आता है। कभी कभी आपने देखा हो सड़क के उस साइड बारिश हो रही है, इस साइड नहीं होती। कुछ लोगों को तो कहना था बैल के एक सींग पे बारिश हो रही थी, दूसरे पे नहीं हो रही थी। तो ये तो कहावतें हैं, और वो भी ये शायद आपके साथ शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरे घर को छोड़ सारे शहर में बरसात हुई, तो ये तो बहुत पहले शायर ने कहा है। तो देखिए ये खंडित होती है, और खंडित वर्षा इसे कहते हैं खंडित वर्षा। और खंडित वर्षा कब होती है, जब कोई स्ट्रांग सिस्टम नहीं होता, हीटिंग हुई, कहीं थोड़ा लोकल मॉइस्चर मिल गया, एक छोटा सा क्यूमुलोनिम्बस सेल बना, धड़ा धड़ा उसने बारिश करी थोड़ी देर और फिर क्लियर हो गया। जैसे अभी देख रही है, अभी धूप खिली हुई है, थोड़ी देर पहले देखा तो कुछ क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा हो रही थी। तो ये खंडित वर्षा जब होती है, जब सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता और आइसोलेटेड सेल होते हैं, वो जिस डायरेक्शन में चलते हैं उस डायरेक्शन में गिरा देते हैं, बाकी जगह में खाली पड़ा रहता है। तो ये एक तरह का नॉर्मल फीचर ही है। और बाकी है कि जब जो लगातार झड़ी टाइप की बारिश होती है या झिमझिम लगी रहती है, वो जब कोई लो प्रेशर, स्ट्रांग लो प्रेशर सिस्टम आपके एरिया के आसपास हो, जब होती है। क्योंकि अभी फिलहाल अगर मैं थर्सडे तक के डेटा की बात करूं तो अभी जो है वो जो सामान्य से 5.6% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। तो अभी तो काफ़ी बारिश होनी बाकी, अभी तो मौसम मतलब मुझे लग रहा है बारिश होगी तो इस बार बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखिए नहीं, रिकॉर्ड तो नहीं टूटेगा, क्योंकि क्या होता है +-19% सामान्य में ही आता है। हालांकि ये इसको हम कहते हैं सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा, मगर है सामान्य। +19% से लेके -19% सामान्य वर्षा गिना जाता है। तो बस यही है कि ये जो सामान्य से ऊपरी साइड पर है, कम होती तो निचली साइड पे होती, मगर है सामान्य है। एक बात। दूसरी बात, ये एक बड़ी अच्छी बात आपने देखी है, मैंने मेरे घर के सामने भी घर में गमले रखे हैं बाहर। इस बार पूरी जब से बरसात शुरू हुई है, मुझे एक बार भी पानी नहीं लगाना पड़ा। तो अब ये देखिए कितना फायदा हो रहा है, समय समय पे वर्षा मिलती है। बीच बीच में धूप निकले तो वो कृषि के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि किसान को पानी नहीं लगाना पड़ेगा और धूप खिलेगी तो फसल भी आगे बढ़ेगी। तो ये मुझे लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार जो रेन भी सामान्य है और इस आसपास के क्षेत्रों में, और मतलब कि वर्षा भी समय समय, ये नहीं है कि एक ही साथ बहुत हो। बीच में ऐसा भी हुआ, 2-4 बार ऐसा हुआ कि झमाझम भारी वर्षा हुई, मगर ये तो एक नियम है प्रकृति का, यदि भारी वर्षा भी नहीं होगी तो मानसून नॉर्मल नहीं होगा। ये भी ध्यान रख लीजिए, मानसून को नॉर्मल होने के लिए भी भारी वर्षा का होना जरूरी है। यदि बहुत भारी वर्षा, अब कुछ क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा होती है, कुछ में कम होती है, बट जब नॉर्मल लिया जाता है सबका मिला के तो पूरे देश भर में मानसून नॉर्मल आता है। तो ये हमेशा ध्यान रख लीजिए, नॉर्मल पूरे नॉर्मल होगा भारतवर्ष का मानसून, उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है 15%, 20% क्षेत्र फिर भी कम वर्षा का रह जाता है। हालांकि इस बार प्रेडिक्शन जो आया था मौसम विभाग की तरफ से जो किया गया था, उसमें कहा गया था कि सामान्य से ज्यादा बारिश के अनुमान है। जी बिल्कुल यही अनुमान था, और अभी भी मौसम विभाग का यही मानना है कि सामान्य से ज्यादा वर्षा होगी। मगर ये मैंने फिर आपको बता देता हूँ, ये है टोटल ओवर इंडिया। कई बार ऐसा भी होता है कि शुरू में बहुत बारिश हो गई, बाद में बहुत बारिश हो गई, बीच में बारिश नहीं हुई, तो वो उससे फसलें प्रभावित होती हैं। मगर यदि वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहे पूरे सीजन में तो वो बेस्ट गिनी जाती है, उनकी वो उसके लिए भी अच्छी रहती है, कहते हैं अपने किसानों के लिए भी अच्छी रहती है, फसलों की अच्छी रहती है। और वर्षा सामान्य होगी तो क्या हुआ, आपके डैम में पानी होगा, डैम में पानी होगा तो जब सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी तो डैम से पानी रिलीज़ किया जा सकता है, और उसी से बिजली भी पैदा करनी है। तो एक बड़ा अच्छी बात है कि यदि सामान्य वर्षा होती है तो वो हमारे खेती के लिए अच्छा है, हमारी बिजली प्रोडक्शन के लिए अच्छा है, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये हैं IMD से रिटायर्ड हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक जो डॉक्टर आनंद शर्मा, जिन्होंने बताया किस तरह से इस वक्त जो है बारिश का पैटर्न कैसा चल रहा है, और क्लाउड बर्स्ट जिसको कहा जाता है, जो कि अभी उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, हिमाचल में और अभी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, इसकी क्या वजह हैं। कैमरा पर्सन चेतन के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।